हेलो फ्रेंड्स, आज अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन। नगर योजना या नगर नियोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित स्थल हैं, उन स्थलों में से कुछ नगर ऐसे हैं जो केंद्रीय नगर हैं, बड़े नगर हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जो तटीय नगर हैं, बंदरगाह के रूप में जिनका उपयोग किया जाता था, जो कि व्यापारी सभ्यता थी। और कुछ अन्य नगर हैं जो शिल्पकर्मात के लिए प्रसिद्ध थे। केंद्रीय नगरों में से जो मुख्य नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये बड़े नगर थे। इन नगरों के बारे में बात करेंगे। इन नगरों की खुदाई कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई और नगर योजना क्या थी। सबसे पहले इस सभ्यता की हम जो प्रथम उत्खनित स्थल है हड़प्पा, इस पर बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। 1923 में खुदाई चालू की गई। फिर इसके बाद 1926-7 में माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स, इनके द्वारा खुदाई की गई। फिर 1946 में मिस्टर MR व्हीलर, इनके द्वारा खुदाई की गई। और हड़प्पा जो क्षेत्र था, ये लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत बस्ती थी। इस सभ्यता की जब खुदाई की गई तो देखा गया कि जो बस्ती है वो बस्ती दो भागों में, बस्ती के दो भाग हैं, ऊपरी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र अगर हम इसे कहेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र जो ऊंचाई पर स्थित होता था वो पश्चिम में, निचला क्षेत्र प्रायः पूर्वी भाग में स्थित होता था। बस्ती दो भागों में बटी थी, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र होता था और निचला क्षेत्र ये पूर्वी भाग था। ये मुख्य रूप से नगर क्षेत्र था जहां आम आदमी रहते थे। आवासीय बस्ती ये थी। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो दुर्ग था। तो अगर ये दुर्ग है पश्चिम की ओर तो ये नगर है। दुर्ग को सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। दुर्ग को सुरक्षा दीवार से घेरा जाता था। अब दुर्ग जो है इसकी जब खुदाई की गई तो यहाँ बस्तियों के जो बस्ती है, बस्तियों में जो मकान हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। ईंटों से मकानों का निर्माण किया गया है। नगर योजना में जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो देखा गया कि वहाँ बस्ती दो भागों में है। ऊपरी क्षेत्र को दुर्ग कहा जाता था जो पश्चिम की ओर स्थित था। नगर क्षेत्र पूर्व की ओर स्थित था। नगर क्षेत्र के मकान छोटे हैं, प्राय 2 कमरे वाले मकान, जो संभवतः आम आदमी के, मजदूरों के इनके मकान रहे होंगे। यहाँ बड़े मकान हैं तो संभवतः ये अमीर वर्ग के मकान रहे होंगे।
मकानों का जो निर्माण है वो ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। मकानों का निर्माण चबूतरे पर। पूरी बस्ती को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बसाया जाता था। जैसे आज आधुनिक समय में कॉलोनीज को बसाते हैं, तो सबसे पहले आज हम सड़कें बनाते हैं, सड़कों के बगैर सीवर लाइन का विकास करते हैं, चौड़ी सड़कें बनाते हैं। ये सड़कें जैसे आज की अच्छी बस्तियों में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसी प्रकार की बसावट वहाँ थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो मुख्य सड़क होती थी वो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ साउथ ये होती थी। बस्ती दो भागों में बटी होती थी और बस्ती को बीच बीच में इस तरह से पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट ऐसी सड़कें काटती थी। मकानों का निर्माण सड़कों के किनारों पर किया जाता था। सभी मकान पर्याप्त हवा प्रकाश वाले होते थे। मकानों की एक दीवार सड़क से मिलती थी जिससे कि मकान का गंदा पानी सीवर लाइन तक पहुंच सके। मकानों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर था वो सीधे सीवर लाइन में जाता था और सीवर लाइन उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। इस प्रकार मकान बनाए गए थे। मकानों का निर्माण ईंट व पत्थरों दोनों से किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ पर मकानों का निर्माण ईंटों से किया गया है। सिरकोद्दा में मकानों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। तो इस प्रकार की मकानों का निर्माण होता था। मकानों को एक मंजिल और दूसरी मंजिल भी बनाई जाती थी। कुछ मकान दूसरी मंजिल के हैं। जिन मकानों में दूसरी मंजिल का प्रयोग किया गया है वहाँ ऊपर जाने के लिए ऐसी सीढ़ियों का भी निर्माण देखा गया है। मकानों का जो मुख्य द्वार होता था वो सड़क पर ना खुल करके गली में खुलता था। ऐसा संभवतः इन लोगों ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए, इनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, इसलिए ऐसा किया था। मकानों का दरवाज़ा गली में खुलता था। मकानों के अंदर आंगन होता था और हर मकान में स्नानागार के चिन्ह मिले। स्नानागार की फर्श ईंट से बनी होती थी और उस पर जिप्सम का प्लास्टर होता था, चूने पत्थर का प्लास्टर होता था। तो या ऐसी जलरोधी ईंटों का प्रयोग किया जाता था जिनमें कि पानी न सूख सके। तो इस प्रकार से मकानों का निर्माण किया गया था। मकानों में जो पहली मंजिल होती थी, ग्राउंड फ्लोर होता था, उसमें बाहर की ओर खिड़कियां नहीं होती थी जिससे कि राह चलते लोग, सड़क पर जाने वाले लोग मकान के अंदर न देख सके। मकानों का जो फर्स्ट फ्लोर होता था उसमें खिड़कियों की व्यवस्था थी। ओके, तो इस तरह से मकानों में हवा और प्रकाश का प्रबंध आंगन से होता था और छत का पानी भी आंगन में गिरता था। मकानों की जो छतें होती थी वो लकड़ियों से और घास फूस डाल करके मिट्टी से पटी होती थी। प्रत्येक मकान में आंगन, वॉशरूम, साथ साथ यहाँ पर कुओं की व्यवस्था भी थी। ऐसे लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए। तो जल के लिए कुओं की व्यवस्था होती थी। कुओं का निर्माण मकानों में पीछे एक कमरे में होता था जिससे कि धूल मिट्टी कुओं में ना आ सके और उस कुएं का दरवाज़ा, उस कमरे का दरवाज़ा जिसमें कुआं स्थित होता था वो खुला होता था सभी के लिए, जिससे राहगीर भी कुएं से पानी ले सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो शहर की मुख्य प्रवेश मार्ग होता था वो पूर्व से आता था।
जो शहर का मुख्य प्रवेश मार्ग होता था वो पूर्व से शहर में एंट्री होती थी, पूर्व से आकर के उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क पर वो मिलती थी, और इस तरह सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जाल नुमा जो बनावट होती थी, इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल। सड़कों की जो ये व्यवस्था थी इसको ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। जब उत्खनन किए गए स्थल तो ऐसा लगा कि पहले बस्ती बसाने से पहले सड़कों का निर्माण किया गया, सिविल लाइनों का निर्माण किया गया, ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए और उन चबूतरों पर फिर मकानों का निर्माण किया गया। कुछ चबूतरे मिट्टी से बने हैं और मिट्टी के बने चबूतरे हैं या मिट्टी के ईंट के बने चबूतरे हैं, मिट्टी के कच्ची ईंट के चबूतरे हैं। तो पहले ऊंचे चबूतरे बनाकर उन पर मकानों का निर्माण किया गया। गलियां नीची हैं जिससे कि बरसात का पानी, घरों का पानी आसानी से सीवर लाइन से निकल सके। ये सीवर लाइन जो है ये ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई हैं, कोई आदमी इसमें गिर न जाए इसके लिए इसका प्रबंध है। नालियों से गंदगी बाहर न फैले इसका प्रबंध है। समय समय पर इन नालियों की सफाई भी होती थी। तो जल निकास की व्यवस्था और शहर योजना अद्भुत थे। ईसा से 3000 वर्ष पहले जो सभ्यता लगभग विकसित हुई उसमें इतनी सुंदर नगर योजना को अपनाया गया था। मकानों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था। प्रायः ज़्यादातर मकान पकी ईंट के बने हैं। सुरकोद्दा में केवल पत्थरों का प्रयोग है। कालीबंगा और रंगपुर के मकान, कुछ मकान वहां पर कच्ची ईंट के। कालीबंगा और रंगपुर के मकान कच्ची ईंट के, शेष ज़्यादातर मकान पकी ईंट के। पकी ईंट के व्यापक रूप से प्रयोग करके मकानों का निर्माण किया गया है। यहाँ तक कि जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई है उसका एक निश्चित अनुपात है। ईंटों की लंबाई चौड़ाई में 4x2x1, लंबाई 4, चौड़ाई उसकी आधी और मोटाई या ऊंचाई चौड़ाई की आधी। 4:2:1 इसका अनुपात देखने में मिलता है। कुछ बड़ी ईंटें मिली हैं जिनका की प्रयोग इन सीवर लाइन को ढकने में किया गया। समय समय पर इन ईंटों को उठा करके नालियों की सफाई की जाती थी। नालियों का कचरा बाहर निकाल करके रखा जाता था और सूखने पर हटाया जाता रहा होगा। इन नालियों की सफाई होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कुछ जब ऐसे नगर खोदे गए, जब उनकी खुदाई हुई तो नालियों का निकला हुआ कचरा नालियों के पास रखा हुआ मिला। इसका मतलब कि कचरा तो निकाला गया था लेकिन कचरे को निस्तारित नहीं किया गया, कचरे को हटाया नहीं गया, इसलिए उसके अवशेष वहां पर प्राप्त होते। तो नगर योजना इस प्रकार की थी। नगरों को सुरक्षा की दृष्टि से चहर दीवारियों से घेरा गया था। दुर्ग को अलग, नगर को अलग। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नगर और दुर्ग दोनों को एक ही सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। इस सुरक्षा दीवार से क्यों घेरते थे? सुरक्षा दीवार बनाने का उद्देश्य शत्रुओं से जो आक्रमण है उससे सुरक्षा। बहुत से ऐसे लुटेरे होते थे, लुटेरों से सुरक्षा। चूंकि ये शहरी प्रधान लोग थे तो लुटेरों से सुरक्षा के लिए चहरदीवारी का निर्माण किया गया था। आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चहरदीवारी का निर्माण किया गया था। बहुत से ऐसे पशुपालक जो लोग रहते थे उनके पशुधन को लोग चोरी ना कर जाए, इसलिए पशुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे चहरदीवारी का निर्माण किया गया था। ओके,
तो नगरों को, जो पूर्वी क्षेत्र था, जो अमीर लोगों की बस्ती थी, उसको अलग से और सामान्य बस्ती को अलग से घेरा गया था। कुछ स्थानों को एक ही चहरदीवारी से घेर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा दीवार को मोटा बनाया जाता था। हड़प्पा नगर को जब उत्खनन किया गया तो वहाँ जो सुरक्षा दीवार है उसकी चौड़ाई, उसका बेस 13.5 फीट चौड़ा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि सुरक्षा दीवार को कितना मजबूत बनाया जाता था। इसी तरह जो मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है या दूसरे और नगर हैं, इन नगरों को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया था। कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें सुरक्षा दीवार से नहीं भी घेरा गया था, वो अन्य नगरों में केंद्रीय नगर और पत्तन नगर जरूर घेरे जाते थे। चन्हुदड़ो वो नगर है जिसमें सुरक्षा दीवार या दुर्ग के चिन्ह नहीं मिलते। एक शिल्पकारों की बस्ती थी, तो यहां दुर्ग के चिन्ह नहीं है। ठीक इसी तरह अधिकांश बस्ती दो भागों में बटी हुई, दुर्ग सिटाडल और सामान्य नगर क्षेत्र। यहीं पर एक चीज ध्यान लीजिएगा, धौलावीरा एक बहुत बड़ी बस्ती है। राखीगढ़ी और धौलावीरा ये दो ऐसे नगर हैं जो बहुत लंबे क्षेत्र में विस्तृत थे। धौलावीरा में 3 क्षेत्र हैं। धौलावीरा की जो बस्ती है वो 3 भागों में बटी है। इसका जो मध्य भाग है इसको अलग सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। जो पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र है उसको अलग क्षेत्र से घेरा गया है। ये नगर 3 क्षेत्रों में विभक्त है। इस नगर की कुछ अपनी विशेषताएं। इस नगर में हमें 10 चिन्हों का लिखा हुआ जिप्सम से, चूने पत्थर से जिप्सम से लिखा हुआ एक साइन बोर्ड के भी चिन्ह मिलते हैं। एक स्टेडियम के भी चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो धौलावीरा एक बड़ी बस्ती है, गुजरात में खोदी गई, सबसे लेटेस्ट है। 1919 में इसकी खुदाई हुई। RS बिष्ट साहब ने धौलावीरा की खुदाई कराई और इसमें ये कुछ विशेष विशेषता है। तो धौलावीरा अलग बस्ती है। अब हम दूसरी बस्ती की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में कुछ और भी विशेष जो चिन्ह हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त हुए उन पर बात कर लेते हैं। हड़प्पा जब नगर की खुदाई की गई तो वहाँ पर एक ऐसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसके की गर्भ से एक पेड़ निकलता दिख रहा है, बना गया। इसी प्रकार वहाँ पीतल का इक्का प्राप्त होता है। गेहूं और जौ के दाने मिले। हड़प्पा के उत्खनन स्थल पर 6 कमरे वाले ऐसे 2 लाइन वाले अन्नागार के चिन्ह प्राप्त हुए। कुछ गोल मिट्टी के बने हुए चबूतरे प्राप्त हुए। संभवतः उनका उपयोग अन्न को निकालने के लिए, अनाज को रखने के काम में प्रयोग होता रहा होगा। तो गेहूं और जौ के दानों का मिलना, अन्नागार का चिन्ह मिलना, पीतल के इक्के का मिलना, ये सब हड़प्पा के उत्खनन में सबसे ज़्यादा लिपि के चिन्ह प्राप्त हुए। और हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की तरह बड़ी संख्या में कुएं तो नहीं मिले। रावी नदी के किनारे था तो संभवतः जलापूर्ति रावी से होती रही होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्तनों पर लिखे हुए चिन्ह प्राप्त हुए। यहाँ जो मोहरें पिली हैं उन मोहरों पर सबसे ज़्यादा लिप के चिन्ह प्राप्त हुए। तो लिप के चिन्ह हड़प्पा में मोहरों पर मिले हैं, बर्तनों पर लिखे हुए मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता में और हड़प्पा के उत्खनित स्थल पर इस प्रकार धातु की इक्के का भी प्राप्त होना इसकी एक अलग विशेषता है। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में
जो प्रमुख नगर है, ये सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। 1922 में राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थान की खुदाई का काम चालू हुआ। ये देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पर है। मोहनजोदड़ो को जब उत्खनन किया गया तो यहाँ दो बड़ी ऐसी संरचनाएं मिली, एक अन्नागार और दूसरा विशाल स्नानागार। अन्नागार सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संरचना है, जिसका विस्तार 45.71 मीटर इंटू 15.23 मीटर है। और जो विशाल स्नानागार है ये 11.89 इंटू 7.1 इंटू 2.43 मीटर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये गहराई है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ये दो बड़ी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये शहर भी दो भागों में है, दुर्ग और नगर। जो सड़कों का प्रबंध है हड़प्पा की तरह है। यहाँ पर कुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है, कुएं अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं में योगी या पशुपत सील, पुजारी राजा का की पत्थर की मूर्ति मिली है, पुजारी राजा की पत्थर की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा, मोहर पर कपड़े का चिन्ह, मोहरें सर्वाधिक, मोहरें बड़ी संख्या में यहाँ प्राप्त हुई हैं। ओके, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। जो यहाँ का विशाल स्नानागार है, इसकी एक बड़ी विशेषता है। संभवतः यहाँ के लोग विशेष पर्वों पर इस स्नानागार का प्रयोग स्नान करने के लिए करते रहे होंगे। ये स्नानागार उत्तर से दक्षिण लंबाई में है। इसमें उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। कुएं की व्यवस्था है जिससे जल आता है। एक कमरे में कुआं है, कुएं से जल की व्यवस्था है। इस स्नानागार का जो फर्श है वो जिप्सम से बना हुआ है, ईंटों से बना है, जिप्सम से जुड़ाई की गई है, जिप्सम का प्लास्टर है। स्नानागार के ऊपर ऐसे कमरे बने हुए हैं। ऐसे 8 कमरों की संरचना जो स्नान घर के रूप में प्रयोग किए जाते रहे होंगे, या महिलाएं उनमें कपड़े बदलने के लिए उनका इस्तेमाल करती रही होंगी। ऐसे 8 कमरे प्राप्त होते हैं। कुएं से पानी सरोवर में आता था, स्नानागार में आता था। स्नानागार से पानी निकलने के लिए ये नाली थी।
और इस नाली में गंदा पानी निकलता था। कुएं से पानी स्नानागार में, और स्नानागार का आउटलेट नाली में खुलता था, जो नाली गंदे पानी को बाहर ले जाती थी। इसी तरह सिंध नदी के किनारे एक बड़ा अन्नागार मिला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 45.71 मीटर इंटू 15.23 मीटर है, जहाँ अनाज का भंडारण किया जाता था। यहाँ पर भी गोल ऐसे चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जहाँ अनाज को रखा जाता था, और इसमें भी गेहूं, जौ, तिल आदि के दाने प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो में इस प्रकार एक योगी पशुपतशील का मिलना, पुजारी राजा की मूर्त का मिलना, सूती कपड़े का चिन्ह मोहर पर मिलना, एक और कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे लगता है कि ये लोग नृत्य संगीत का आनंद लेते रहे होंगे। उस स्त्री का केश विन्यास, उसके पहनने वाले आभूषण, उससे स्त्रियां अपने शरीर को कैसे सुसज्जित करती थी, इसका भी ज्ञान हमें होता है। तो ये सारी विशेषताएं वहाँ के मोहनजोदड़ो नगर के उत्खनन से प्राप्त होती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कालीबंगा और धोलावीरा के बारे में।